नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे आज प्रदेश में 10 महीने बाद आए एक नए सवेरे की, जो स्कूली बच्चों के लिए अच्छा है। बात फीस के फसाद की भी होगी, जिस पर सुप्रीम सुनवाई हुई, और इसके साथ ही बात सड़क सुरक्षा की भी होगी। दिखाएंगे आपको कहां हुई बच्ची से दरिंदगी। लेकिन इन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। स्कूल फीस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। फीस मामले पर अब यह सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में 25 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। 25 तारीख दे दी है सुप्रीम कोर्ट में। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने सरकारी वकील से अर्जी की कॉपी मांगी है। दरअसल हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार की ओर से पिछले 28 अक्टूबर को लागू की गई सिफारिशों के अनुसार ही निजी स्कूल फीस लेने के पक्ष में फैसला सुनाया था, और इसे चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। 25 जनवरी अगली तारीख दी है। स्कूल फीस मामले पर अहम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। 25 जनवरी ये तारीख मिली है। जयपुर से सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, इंतजार प्रदेश भर को था, आज की सुनवाई पर नजरें थी, फैसले का इंतजार था, लेकिन फिलहाल तारीख मिली है। बिल्कुल, देखिए फिलहाल तारीख ही मिली है, क्योंकि जो सुनवाई थी उसका आज पहला दिन था। ऐसे में उम्मीद भी ज्यादा नहीं थी कि आज कुछ खास हो पाएगा, और यही हुआ है कि 25 जनवरी तक सुनवाई को टाल दिया गया है। 18 दिसंबर को राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि जो स्टेट की कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी की जो सिफारिशें हैं उससे परहेज स्कूलें फीस दे सकेंगी, और उसमें ट्यूशन फीस का सीबीएसई स्कूलों को 70%, वहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूलों को 60% लेने का प्रावधान था। इसको निजी स्कूलों द्वारा चुनौती दी गई, और इसके साथ ही जो अभिभावक संयुक्त समिति है उसकी ओर से भी एक कैबिनेट सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी कि कोई भी फैसला या निर्देश देने से पहले अभिभावकों को भी उस पूरे मामले में सुना जाए। तो ऐसे दोनों पक्षों को फिलहाल सुना जाएगा। सुनवाई टाल दी गई है। आज सुनवाई नहीं हो पाई पूरे मामले में, और 25 जनवरी को जो है इस पूरे मामले की अगली तारीख दी गई है। 25 तारीख को माना जाए, अभिभावकों के पक्ष को सुना जाएगा। देखिए, सभी पक्षों को सुना जाएगा। पहले स्कूलों को सुना जाएगा कि जो निजी स्कूल आदेश के खिलाफ गए, पहले उनको सुना जाएगा। उसके बाद कोई भी फैसला करने से पहले सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभिभावकों को भी सुनेगा, क्योंकि अभिभावकों की ओर से कैविट इस पूरे मामले में दायर की गई है। अब देखिए, मामला काफी लंबा खिंच गया। पहले राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर लंबा मामला चला, उसमें जो फैसला है उसमें काफी स्कूल मान चुके हैं इस बात को लेकर, लेकिन कुछ निजी स्कूल हैं जो इस बात को नहीं मान रहे। उनका अभी भी यही कहना है कि या तो ट्यूशन फीस का 7% उन्हें लेने की परमिशन दी जाए, या फिर जो है बाकी जो कंपोनेंट है उसकी परमिशन उनको दी जाए। हालांकि देखिए, आज से स्कूलें खुल गई हैं, तो काफी ये इस बात का भी काफी प्रभाव पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में की सुनवाई के दौरान, कि जब स्कूलें खुल गई और स्कूलें जब जी। शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। बीकानेर जमीन विवाद में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज ईडी की अर्जी पर जोधपुर हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। ईडी ने अपनी अर्जी में रॉबर्ट वाड्रा और उनके सहयोगी महेश नागर को हिरासत में लेकर पूछताछ की इजाजत मांगी है। रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जोधपुर हाईकोर्ट में आज ये सुनवाई होनी है, और जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह इस पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे। ईडी का पक्ष रखेंगे एएसजी राजदीपक रस्तोगी। हाईकोर्ट में ईडी ने अर्जी पेश की थी। ईडी ने हिरासत में लेकर पूछताछ की इजाजत मांगी है। ललित मेरे सहयोगी जोधपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, कितनी देर में सुनवाई शुरू होगी? कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। बहरहाल जो अब से कुछ ही देर में इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के जो जस्टिस पार्टी हैं उनकी बेंच में सुनवाई होगी, और उसमें रॉबर्ट वाड्रा की ओर से जो है केटीएस तुलसी जो है वो अपना पक्ष रखेंगे। तो साथ ही जो ईडी की तरफ से जो है वो राजदीप जो है वो अपने पूरे मामले को सुना है। तो बहस शुरू होगी। बहुत महत्वपूर्ण दिन है। काफी लंबे समय से इस पूरे मामले की सुनवाई चलती आ रही है। ईडी पूछताछ करना चाहती है अरेस्ट में लेके, और यही कारण है कि आज इस पूरे मामले पर बहुत कुछ हो सकता है, अपडेट आ सकता है। रॉबर्ट वाड्रा तो नहीं आएंगे, लेकिन क्या आज के दिन के बाद, आज की सुनवाई के बाद उनकी मुश्किलें आएंगी, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं?
देखिए, ईडी की जो प्रार्थना है, याचिका है, अगर उसको मंजूर किया जाता है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा झटका लगेगा। उनसे पूछताछ के सामने पेश होना पड़ेगा, और जो ईडी ने कहा है कि उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करनी है, कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी है, तो वो हो सकता है। लेकिन अगर वो खारिज किया जाता है तो कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है रॉबर्ट वाड्रा को। ठीक है, शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में बात शहर शहर हंगामे की। तस्वीरें कुछ आपको दिखा देते हैं टीवी स्क्रीन पर। ये पहली तस्वीर चूरू की है, दूसरी तस्वीर पाली की है। यहाँ चोरी के आरोप में चोरों की जमकर धुनाई की गई, पिटाई की गई। पहली तस्वीर चूरू से है। चूरू में बकरी चोरी के आरोप में पिटाई की गई, तो पाली में मंदिर में चोरी के आरोप में फायरिंग हुई। जोधपुर में महिला से छेड़खानी के आरोप में निगम इंस्पेक्टर की पिटाई की गई। टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये वीडियो चूरू के रतनगढ़ का है, जहां कुछ लोग एक युवक के साथ बेरहमी की सारी हदें पार कर रहे हैं। युवक बार बार रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन बेरहम लोग उसकी एक नहीं सुन रहे। ये लोग बेरहमी की सारी हदें इसके साथ पार कर रहे हैं। ना तो इन्हें प्रशासन का खौफ है, ना कानून का डर है। युवक की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हालांकि लोगों का आरोप है कि युवक ने बकरी चोरी की है, लेकिन सवाल यह है कि अगर युवक ने इस वारदात को अंजाम भी दिया है, चोरी की भी है, तो क्या इन लोगों को इसे सजा देने का हक है? पाली से बड़ी खबर है। मंदिर में चोरी करने गए चोरों पर फायरिंग की गई। मंदिर के गार्ड ने इन पर फायरिंग की और जैसे तैसे मंदिर में रखा हुआ सामान इन चोरों से सुरक्षित कर लिया। मौके से 3 चोर फरार होने में कामयाब रहे। 2 चोरों की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। तीन चोर भागने में कामयाब रहे। 2 चोर पुलिस ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए और इसके बाद ग्रामीणों ने जमकर इन पर अपना गुस्सा उतारा। बुरी तरह ये घायल हो गए, जिन्हें बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पाली के गुड़ा इंडला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। रोहिणी माता मंदिर बताया जा रहा है, जहां पर 5 युवक पहुंचे चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए। खबर जोधपुर से। जोधपुर में निगम इंस्पेक्टर की पिटाई की गई। महिला सफाई कर्मी से इस पर छेड़छाड़ का आरोप लगा। कई दिनों से ये फोन पर महिला को परेशान कर रहा था। वार्ड 61 के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र को इसके बाद जमकर इसकी करतूत की सजा दी गई, जमकर पिटाई की गई। नगर निगम परिसर में इसकी पिटाई की गई। ये तस्वीरें जोधपुर की वार्ड 61 के इंस्पेक्टर की पिटाई। महिला सफाई कर्मी से छेड़छाड़ का इस पर आरोप है। इंस्पेक्टर का नाम धर्मेंद्र बताया जा रहा है, निगम इंस्पेक्टर, जिसके बाद इसकी जमकर धुनाई की गई और इसकी पिटाई नगर निगम परिसर में ही की। और धौलपुर से खबर। धौलपुर में इनामी डकैत गिरफ्तार। बड़ी खबर इस वक्त की। ओमवीर उर्फ लादेन गुजर को गिरफ्तार कर लिया है। सैपाऊ के जंगलों से इसे गिरफ्तार किया गया है। गुजर गैंग का सक्रिय सदस्य लादेन बताया जा रहा है और इससे आज गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर, धौलपुर से पकड़ा गया लादेन। धौलपुर में 10,000 का इनामी डकैत ओमवीर उर्फ लादेन गुजर गिरफ्तार। गुजर गैंग का सक्रिय सदस्य इसे बताया जा रहा है। राकेश सिंगल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? जी, आज पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। 10,000 रुपए के इनामी डकैत लादेन गुर्जर को गिरफ्तार किया है। डीएसटी की टीम पिछले 2 माह से इस दस्यु के पीछे लगी हुई थी। ये दस्यु जब लाइमलाइट में आया था, जब 2 माह पूर्व केशव
जो इस इलाके का सबसे बड़ा डकैत है, 1.25 लाख रुपए का लगभग इनामी है, उसकी गैंग का एक सदस्य था और इन्होंने एक पुलिसकर्मी पर फायर किया था। बाड़ी सदर थाना पुलिस का ये पुलिसकर्मी था, डकैतों के खिलाफ मोर्चा खोल के और ये कार्रवाई के लिए गया था, तब अचानक धोखे से उन्होंने उसको गोली मार दी थी। तब से लगातार एसपी इसका पीछा कर रहे थे। आज एसपी और डीएसटी टीम को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। शैमपुर और कंचनपुर के जंगलों से इसे गिरफ्तार किया है। अभी मौके पर ही बताया जा रहा है, पुलिस अधीक्षक एसपी केसर सिंह शेखावत रवाना हो गए हैं और इसके बाद में कुछ उससे क्या हथियार बरामद हुए, ये सब जानकारियां हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पूछताछ में इसके साथियों के बारे में भी पता चल सकता है, उनके ठिकानों के बारे में पता चल सकता है। निश्चित तौर पर पुलिस अधीक्षक रवाना हुए हैं। डीएसटी से अभी जस्ट उनकी बातें हुई तो उन्होंने यही बताया था, बोले इससे बहुत व्यापक स्तर पर पूछताछ करनी है और इसके छुपने के ठिकाने, बाकी इसका जो इनकी गैंग का जो सरगना है केशव गुर्जर, वो कहाँ गोली अभी पिछले महीने उसके साथ भी पुलिस की मुठभेड़ हुई थी जिसमें उसे गोली लगना बताया जा रहा है। तो गोली लगने के बाद उसने कहा। शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। और भरतपुर शराब कांड की बात, जिसकी खबर न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाई और अब खबर का असर, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। शराब कांड के 3 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। यूपी के नगला छीतर से सप्लाई हुई थी शराब की, रूपवास में यूपी से शराब की सप्लाई की गई थी। भरतपुर में कई मौतें हुई अवैध शराब से, जहरीली शराब से। और इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया, बार बार दिखाया। शासन प्रशासन हरकत में आया और अब 3 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी। थाने इलाके में शराब दुकानदार के मामले पर 3 आरोपी और गिरफ्तार किए हैं। 3 पहले गिरफ्तार कर चुके हैं, जिनमें अवैध शराब बनाने के उपकरण, लैपटॉप, एक लेबल मछली है, एक गाड़ी है और 12,48,300 रुपये है और अन्य सामान बरामद किया है। तफ्तीश चल 10 महीने बाद कोरोना का खौफ कुछ कम दिखाई दिया। 10 महीने बाद शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों को राहत मिली है। 10 महीने बाद आज से प्रदेश के 30,000 स्कूल अनलॉक हो गए हैं। हालांकि अभी 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को ही स्कूल जाने की इजाजत मिली है। वहीं आज से कोचिंग संस्थान और कॉलेज भी खुल गए हैं। सरकार की गाइडलाइन के पालन के साथ ही संस्था संचालकों ने कई व्यवस्थाएं की हैं। क्लास में छात्रों को 6 फीट की दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। कोचिंग संस्थानों में 2 बैचों के बीच 30 फीट का 2 बैचों के बीच कोचिंग संस्थानों में 2 बैचों के बीच 30 मिनट का अंतर होगा और इस अवधि के दौरान क्लास को साफ किया जाएगा। नो मास्क, नो एंट्री के मानदंड का सख्ती से पालन किया जाएगा, जबकि सभी स्थिर वस्तुओं और अन्य उपकरणों को रोजाना साफ किया जाएगा। कक्षा में प्रवेश के समय छात्रों को हाथ धोने और उन्हें साफ करने के लिए प्रोत्साहित करने और इसे बाहर निकालने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। ये 6 तस्वीरें जयपुर, श्रीगंगानगर, दौसा, अजमेर, कोटा और भरतपुर से। आज प्रदेश भर में स्कूल खुल गए हैं। आज स्कूल खुलने पर बच्चों का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। नो मास्क नो एंट्री के जो पोस्टर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। बार बार जो विद्यार्थी हैं उनको जागरूक किया जाए कोविड-19 की गाइडलाइन के लिए। और भीतर चल करके हम देखते हैं कि क्लास में जो आमतौर पे इस तरह का जो नज़ारा है वो जब परीक्षा होती है तब देखने को मिलता है कि इतना जो गैप है वो आमतौर पे इम्तिहानों के दौरान नजर आता है। लेकिन ये जो सामान्य जब कक्षा यहाँ पर आज लगी है तो इसमें जो 6 फीट की दूरी है हर एक विद्यार्थी के बीच में वो रखी गई है और सभी विद्यार्थियों को मास्क में ही यहाँ पर दाखिल किया गया है। और जो गाइडलाइन है उसकी पालना को लेकर के वो यहाँ पर सीधे तौर पर बताया। मैं आपसे 2 मिनट जरा चाहूँगा किस तरह से आपकी यहाँ पर आज से 10 महीने बाद
जो कक्षाएं हैं वो शुरू हुई हैं, हाँ जी। किस तरह का विद्यार्थियों में उत्साह, आप में भी किस तरह का उत्साह? बहुत उत्साह है अभी। क्योंकि जैसे ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन सभी बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, सबके पास मोबाइल नहीं है, सभी तरह के विद्यार्थी गरीब भी हैं, तो इसी वजह से मतलब कि ऑफलाइन स्टडी जितनी मतलब कि अच्छी रहेगी उसके हिसाब से, है ना, क्योंकि सभी बच्चे मतलब सब तो उसके हैं। हाँ जी। एक ऑनलाइन से बच्चे बार बार शिकायत करते थे कि कई तरह की जो परेशानियां हैं वो उन्हें झेलनी पड़ रही थी, वो अब कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगी। और क्लासेस में किस तरह से न्यू नॉर्मल जो तरीका है उसको आजमाए रखना होगा। बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे और इनको मतलब साफ सफाई का ध्यान, मास्क वगैरह रोज धोने के लिए बोलेंगे, और खाना खाते समय इनका ध्यान रखेंगे हम इंटरवल में। मेरे ख्याल से ये आपने अपना सिलेबस, ये मेरा सिलेबस है सभी सब्जेक्ट्स का। सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस कम हो गया है तो कुछ राहत मिलेगी? राहत मिलेगी बिल्कुल। कितना सिलेबस कम हुआ है? 40% के लगभग। 40% तक जो कोविड महामारी के कारण जो सिलेबस था वो विद्यार्थियों का कम हो गया है, और वार्षिक परीक्षाएं यहाँ रहेगी। विद्यार्थी जो आज यहाँ पर अपनी कक्षाओं में पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश हमारी है। किस तरह से आप लोगों की आज पढ़ाई शुरू हुई है, पहला दिन है, किस तरह का उत्साह है? सबसे पहले तो सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आज हम बहुत दिनों बाद स्कूल आए हुए हैं, और हमारे मतलब नहीं आने की वजह से हमारी पढ़ाई भी बहुत नुकसान हुई थी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज स्कूल आके। अच्छा, आमतौर पर इस तरह की जो बैठने की व्यवस्थाएं हैं वो एग्जाम के दिनों में देखने को मिलती है। आज आप नॉर्मल डे पे भी इस तरह से बैठे हैं, दूरी रखी हुई है, ये दूरी आपको मेंटेन करनी है, पता है आप इसे? यस सर। किस तरह की कोविड गाइडलाइन आपको पालना करनी है उसकी? जी, हम मास्क का एनी टाइम ध्यान रखना है, सैनिटाइजर और 6 फीट की दूरी। अच्छा, लॉकडाउन का वक्त था, कर्फ्यू भी लग रहे थे, कोरोना ने मार्च महीने से सभी पर रोक लगा दी थी, कैसे ये वक्त निकला, किस तरह से आप लोगों की पढ़ाई हुई उसमें? वैसे तो बहुत बोर हो गए घर पे, लेकिन फिर भी पढ़ते भी थे तो वैसे हो नहीं पाता। ऑनलाइन पढ़ाई अच्छे तरीके का विकल्प नहीं है, कभी आवाज नहीं आती थी, कभी ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस बहुत होता था ऑनलाइन में। यस सर। अब अपने सारे डाउट्स यहाँ पर टीचर से क्लियर कर पाएंगे? हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर जब आप स्कूल में आए, किस तरह से आप लोग को एंट्री दी गई यहाँ पर? यहाँ पहले हम स्कूल में आए, जब हमें सैनिटाइजर किया गया, हमसे जो हम सहमति पत्र लेकर आए थे उनको टीचरों को दिया था, और हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अंदर बुलाया गया, और है ना अलग अलग दूरी बना कर रखने के लिए कहा गया, और क्लासेस स्टार्ट हो गया। तो अब कुछ इस तरह से राजस्थान में स्कूल शुरू हुए हैं, दोबारा से जो स्कूलों में विद्यार्थियों की रौनक है वो लौटी है, लेकिन ये दूरी जो है और मास्क जो है वो बेहद जरूरी है इन विद्यार्थियों के लिए, इन शिक्षकों के लिए, जिसकी पालना की ज़रूरत जो है उन्हें खास तौर पर करनी पड़ेगी। हालांकि वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, और वैक्सीन आने की खबर के साथ ही स्कूलों को दोबारा खोलने का निर्णय भी लिया गया है, लेकिन इन तमाम स्कूलों को जो कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना है वो अभी भी करनी होगी। कैमरा पर्सन भवानी के साथ महेश दाधिच, न्यूज़ 18 जयपुर। स्कूल खुलने के साथ ही सीकर जिला मुख्यालय पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद डोटासरा ने कई स्कूलों का निरीक्षण किया और कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ अध्यापकों को भी निर्देश दिए। वहीं जयपुर में संभागीय आयुक्त समित शर्मा ने स्कूलों का निरीक्षण कर वहां कोरोना गाइडलाइन का जायजा लिया। वहीं भीलवाड़ा में स्कूलों में व्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम ओम प्रभा ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं सीकर में भी स्टूडेंट्स की चहल पहल एक बार फिर लौट आई है। शिक्षण संस्थानों के अनलॉक होते ही शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद डोटासरा स्कूलों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान डोटासरा ने गाइडलाइन की पालना को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ अध्यापकों को भी निर्देश दिए। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि स्कूलों में बच्चे कोरोना संक्रमित ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। शिक्षा राज्य मंत्री ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। पूरे सेशन में पहली बार आज 18 तारीख से स्कूलें खुले हैं। 9 से लेकर 12 तक की क्लासेज राज्य सरकार लगवानी जा रही है, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट हो। आज हमारे मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक हमने तमाम स्कूलों में एसडीएम, जो भी आरएस अधिकारी उपलब्ध हों, हमारे विभाग के जो अधिकारी उपलब्ध हैं, वो आकस्मिक निरीक्षण करेंगे और जाकर के देखेंगे कि जो एसओपी गाइडलाइन हमने जारी की है राज्य सरकार ने, उसकी पालना हो रही है कि नहीं हो रही है।
एक भी बच्चा संक्रमित नहीं हो, उनकी पढ़ाई भी बाधित नहीं हो। जो 2 गज की दूरी है, मास्क है, सैनिटाइजर है, हाथ धोना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बच्चे एक साथ नहीं खेलें, 2 गज की दूरी के साथ नहीं बैठें, बात भी करें तो दूरी से करें। ये जो सफाई की और की सारी चीज़ें जो गाइडलाइन दी गई उसकी पालना हो रही कि नहीं हो रही, तो मुझे भी ये लगा कि मुझे भी इसमें सहभागिता निभानी चाहिए। और मैं खुद आज 10-12 स्कूलों का निरीक्षण करूंगा। आज मैंने इंग्लिश मीडियम जो हमारा महात्मा गांधी जी के नाम से है, सीकर का, उसका निरीक्षण किया, बहुत अच्छा लगा। जो एसओपी की गाइडलाइन है उसकी पालना हो रही है। मैंने पहले कतई नहीं बताया, मेरे अधिकारियों को भी नहीं बताया, बिल्कुल एक साथ लेकर के निरीक्षण के लिए आया हूँ। गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर सभी को शुभकामनाएं भी दी। कहा, सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के शिक्षक और संबंधित अधिकारी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करें। सीधा लिए चलते हैं आपको कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर का दीक्षांत समारोह मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। दीक्षांत समारोह हो रहा है। राजस्थान के बारे में अभी जब मैं सुन रहा था कि डॉक्टर त्रिलोचन जी महापात्र से, तो मुझे इस बात का गर्व हुआ कि जो राजस्थान आज़ादी के पहले और बाद में जिस रूप में यहाँ रेगिस्तान के इलाके थे और खेती वर्षा पे निर्भर होती थी, अकाल में सूखे पड़ते रहते थे, हालात बड़े गंभीर थे। उस जमाने से जिस रूप में कृषि को लेके जो प्रायोरिटी दी गई, वो हमारे आज़ादी के बाद में जब प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से ही जो विशेष ध्यान दिया गया, उसका परिणाम था कि राजस्थान पीछे नहीं रहा, उनकी भावनाओं के अनुकूल आगे बढ़ता रहा। और आज जो त्रिलोचन जी ने जो व्याख्या की राजस्थान की, पशुपालन से लगा करके कृषि के क्षेत्र में जो उन्नति की है, उस पर हमें गर्व होता है। और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सभी क्षेत्र इंतजार कर सकते हैं, कृषि किसी का इंतजार नहीं कर सकती है। उसी रूप में देश के किसानों पे विश्वास करके जो जमाने में हम लोग PL 480 का गेहूँ मंगाते थे विदेशों से, अमेरिका से, वो बढ़ता था देश के अंदर। और कहाँ आज हम लोग हरित क्रांति जो हमारे देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था हरित क्रांति का, तो हम लोग कामयाब हुए। आज हमारे देश का किसान अपनी मेहनत और पसीने से इस देश को आत्मनिर्भर बनाया। उसका परिणाम है कि आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए हैं। और उसी रूप में राजस्थान सरकार ने भी कमी नहीं रखी। आज 5 विश्वविद्यालय कृषि के हैं राजस्थान, 5। कुछ जमाने में सिर्फ एक उदयपुर में हुआ करता था। पिछले 20 साल का परिणाम है कि हम लोगों ने एक के बाद एक बीकानेर के अंदर, फिर जोधपुर, कोटा, जयपुर, जॉबनेर, सब जगह 5 विश्वविद्यालय सभी क्षेत्रों में होना एक मायने रखता है। और विश्वविद्यालय की गतिविधि मैं समझता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में बहुत ही अद्भुत रही है। और यहाँ से निकलने वाले छात्र आज जो डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उनके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो अगर उन्होंने जीवन में कृषि को अपनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है, तो अपने विद्याध्ययन के बाद में लगातार देश में किस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में हम लोग प्रदेश में उन्नति कर सकें, इस दिशा में उनकी सोच हमेशा बनी रहनी चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि हम लोग कैसे अनुसंधान की तरफ ध्यान दें। अगर अनुसंधान जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा प्रदेश को, देश को लाभ मिलेगा। और मुझे
खुशी है कि हमारे यहाँ पर अनुसंधान का काम भी बड़े रूप में राजस्थान में होता है। विश्वविद्यालय में बराबर लगातार प्रयास चलते हैं कि हर क्षेत्र में हर उपज पर विश्वविद्यालय अनुसंधान का काम कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान, अब वो राजस्थान जैसे मैंने कहा वो नहीं रहा है कि जब यहाँ कुछ संस्थाएं नहीं हुआ करती थी। ये तो आज़ादी के बाद में, जिस प्रकार मैं बार बार कहूँगा कि पंडित नेहरू की दूरदृष्टि थी कि उन्होंने IIT, IIM, एम्स, इसरो, ICAR तमाम बड़ी संस्थाओं की स्थापना की थी, उसके परिणाम हमारे सामने हैं। पर राजस्थान को गर्व है कि आज हमारे यहाँ भी IIT, IIM, IIIT, एम्स, निफ्ट, NDDA तमाम तरह की संस्थाएं राजस्थान के अंदर भी है। इसलिए राजस्थान सभी दृष्टिकोण से इस स्थिति में है कि हम लोग कृषि के क्षेत्र में तेज गति से प्रगति कर सकते हैं। हमारे यहाँ पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, वो हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और कृषि आधारित खेती के साथ साथ में आज किसान सिंचाई के साधन को कैसे उपलब्ध कर सके उस दिशा में सोचता है। और सरकार भी जिस रूप में, बड़े रूप में इंदिरा गांधी कैनाल की जब गोविंद वल्लभ पंत जी ने स्थापना की थी, शिलान्यास किया था, तब से आज वो हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर तक पहुंच चुकी है। और पीने के पानी के लिए तो 8-10 जिलों में उसकी लाभ मिल रहा है। तो जैसलमेर तक पानी पहुंचना पाकिस्तान के बॉर्डर तक बड़ी बात थी। नर्मदा का पानी आने लगा है और बाकी राणा प्रताप सागर, चंबल का पानी अलग मिल रहा है। पर हमारा प्रयास है कि अब जो खेती का प्रसार हो उसमें ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल का आधार बने। इस रूप में सरकार पूरी तरह विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालयों के साथ खड़ी मिलेगी और कृषि विश्वविद्यालय तेज गति से अपना काम आगे जारी रखे। मैं बार बार कहूँगा जो रिसर्च का काम है, राजस्थान की भूमि को देखते हुए हमने यहाँ भूमि टेस्ट कराने का, सोइल टेस्टिंग का काम बड़े रूप में 5-6 साल पहले शुरू किया था। उसका लाभ भी हमें मिल रहा है। अभी मैंने देखा कि 2014 के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, तब उन्होंने राजस्थान में आकर के सूरतगढ़ के अंदर सोइल टेस्टिंग का एक प्रकार से लॉन्च किया था पूरे देश के लिए। तब भी मैंने कहा था कि सौभाग्य है राजस्थान, हम लोग यहाँ पर पहले से ही कर चुके हैं कि किस प्रकार सोइल टेस्टिंग हो, उसके आधार पर फसलों के चयन हो, कौन सी फसल उगनी चाहिए, कौन सी फसल किसानों को प्रोत्साहित करनी चाहिए। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि ICAR जो है ये बड़े रूप में, जिस रूप में काम करता आया है, इसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है देश के अंदर। काजरी का त्रिलोचन महापात्र जी ने, उसने भी पिछले 50 साल में कमी नहीं रखी है रिसर्च करने में भी और आगे बढ़ने के अंदर भी। पर ये इतना बड़ा विषय है कि जितना रिसर्च करे देश के अंदर उतना कम है। आपने कृषि विज्ञान केंद्र खोलने का डॉक्टर बलराम जाखड़ के वक्त में शुरुआत करी थी देश के अंदर, उसका इम्पैक्ट है। कई जिलों के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी एक माहौल बना किसानों के अंदर। हमारे यहाँ के किसान भी कोई कमी नहीं रखते हैं। यहाँ के प्रोग्रेसिव किसान नए नए नवाचार करते रहते हैं स्वयं ही। और राजस्थान सरकार पहली सरकार है देश के अंदर जहाँ पर हम प्रगतिशील किसानों को बुला के सम्मानित करते हैं राजस्थान के अंदर। अभी हमारे मंत्री जी कह रहे थे, कटारिया जी, कि देश की GDP की बहुत ही स्थिति नाजुक है, उसके अंदर भी हमारे किसानों ने, कृषि क्षेत्र ने उन्नति की है, बड़ा अपनी भूमिका अदा करी है। उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि कृषि अनुसंधान और जो आपके महानिदेशक बैठे हैं त्रिलोचन महापात्र जी, उन सबको बधाई देना चाहूँगा कि आपका जो ऑरा बना हुआ है, मैं पिछले 40 साल से मैं पार्लियामेंट में था तब से देख रहा हूँ कि आपके संस्थान ने लगातार प्रयास किए देश के अंदर
किस प्रकार कृषि क्षेत्र आगे बढ़े। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर भी राजस्थान सरकार ने कई कदम उठाए किसानों के लिए। हम यहाँ बिजली की दरें उनके लिए फिक्स कर रखी है। पिछले 15 साल में हम लोगों ने ये तय कर रखा दाम नहीं बढ़ाएंगे, तो अभी तक हमने एक नया पैसा नहीं बढ़ाया उनके लिए। फूड प्रोसेसिंग के लिए हमने नई नीति लेके आए हैं, जहाँ पर गांव के अंदर उनको कोई तरह की तकलीफ नहीं आएगी, चाहे वो कन्वर्जन के मामले हों, चाहे अन्य स्वीकृति लेनी हो, वो फूड प्रोसेसिंग इकाई लगा सकता है खेतों के अंदर बिना रोक टोक के। ये हमने उनके लिए बहुत बड़ा निर्णय किया। कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति बनाई है 2019 में, वो बहुत ही पॉपुलर हो रही है और उसमें 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान भी किया है। इस प्रकार से किसानों को हम लोग किस प्रकार से प्रोत्साहन दे सकें, इसमें हमारी सोच लगातार बनी हुई है। और मैं समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री का नारा है कि हम दुगनी करेंगे आमदनी किसानों की, वो दुगनी तब हो पाएगी तब सभी राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से भी और किसानों के लिए जो हम लोग कर सकते हैं अनुसंधान के आधार पर भी, उसमें हम लोग लगातार ज़्यादा तवज्जो दे सकें, क्योंकि बहुत कम बजट में राशि रखी जाती है कृषि के लिए और सरकारों की मजबूरी भी होती है। हम चाहेंगे कि उस दिशा में हम आगे बढ़ें और किस प्रकार से हम लोग ज़्यादा बजट में प्रावधान कर सकें कृषि को लेके, ये हमारा फर्ज बनता है। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इस मुबारक मौके पर मैं कहना चाहूँगा, बाकी जो मेरे पूर्व वक्ता ने बता दिया कि जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के अंदर हमने पिछले बजट के अंदर भी काफ़ी प्रावधान किए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात हो, चाहे डेयरी टेक्नोलॉजी की बात हो। ये प्रयास हमारे लगातार जारी रहेंगे और 5 विश्वविद्यालय के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे कृषि विभाग सुझाव देगा हम चाहेंगे उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ कर के इसमें अपनी भूमिका अदा करें। हमने कृषक कल्याण कोष बनाया 2000 करोड़ रुपए के आधार पर उनकी घोषणा की है। हम चाहेंगे कृषक कल्याण कोष के माध्यम से हम किसानों के लिए और क्या कर सकते हैं, उस दिशा में भी हम लोग बराबर आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं आपको इस मौके पर इतना कहना चाहूँगा कि आने वाले वक्त के अंदर भी सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी और इस क्षेत्र को हमारी टॉप प्रायोरिटी में रखेंगे। और उसी रूप में अभी जो हमारे मंत्री जी ने बताया आपको किस प्रकार से यहाँ पर कृषि के उत्पादन में सब क्षेत्रों में जो हमने उपलब्धि हासिल की है और राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी पहचान बनी है, ये आप सबकी जानकारी के अंदर है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ मैं एक बार पुनः हमारे कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के हमारे वाइस चांसलर साहब को, बिहार चौधरी जी को और तमाम उनके परिवार विश्वविद्यालय परिवार के तमाम सदस्यों को और जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए आरबीसी से, उन सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और साथ में जो हमारे छात्रों को डिग्री मिली है, कितना उनके उनके लिए सुकून लेके आया है आज का प्रोग्राम, कि जब वो ज़िंदगी में एक डिग्री प्राप्त करना बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है, चाहे वो डिग्री किसी सब्जेक्ट की हो। डिग्री का अपना महत्व हुआ करता था। एक वक्त बीच में ऐसा आया था जब दीक्षांत समारोह होना बंद हो गए थे, कई कारण थे उसके। पर आज मुझे खुशी है कि हमारे कल्याण मिश्र जी ने एक प्रकार से पहल करके जो ये वापस दीक्षांत समारोह आयोजन करने के जो फैसला किया है, उससे हमारे छात्रों का एक हौसला बढ़ेगा। विश्वविद्यालय के हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, डीन्स हैं, उनका हौसला बढ़ेगा। एक नए माहौल के अंदर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। और कृषि के महत्व को हम सब स्वीकार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दुर्भाग्य से अभी जो हमारा किसान आंदोलन चल रहा है देश के अंदर, और अभी 50 दिन से अधिक हो गए हैं,
वो हम पूरे देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि कोई न कोई रास्ता जल्दी निकलेगा, क्योंकि आज किसान अगर ठंड के अंदर बैठे हुए हैं तो पूरे देश का चिंतित होना स्वाभाविक भी है। उम्मीद करते हैं कि कोई रास्ता निकले जिससे कि जिन किसानों की हम बात करते हैं, बार बार खेती की बात करते हैं, और उससे जुड़े हुए लोग अगर इस प्रकार से एक राष्ट्रीय लेवल का इश्यू बन जाए, एक दुर्भाग्य की बात भी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस दिशा में भी हम सबकी सोच काम आएगी और वो आंदोलन भी समाप्त होगा। ये उम्मीद करता हूँ मैं पुनः हमारे प्रोफेसर बी.आर. चौधरी जी को और तमाम साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और आज हमें याद किया इस मौके पर, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। चलिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं। समर्पित लोगों के माध्यम से हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है, और इसीलिए हमारे जीवन के हर क्षेत्र के कार्यों को हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बशर्त कितनी ही बाधाएं हैं, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प और संकल्पित होकर काम करना चाहिए। ये आपके किए गए कार्यों से समाज को प्रेरणा मिलती है। हम सब ने अपनी अपने क्षेत्रों में समाज जीवन में एक विशिष्ट सेवाएं दी है, और आपके प्रयासों से ही मानवीय जीवन में समाज के अंतिम दौर पर खड़े व्यक्ति के जीवन का सशक्तिकरण भी हो रहा है, और समाज जीवन में बदलाव भी हो रहा है, क्योंकि आपने अपना संपूर्ण जीवन मानवीय सेवा के लिए समर्पित किया है, और इसी के कारण आज मानवतावादी दृष्टिकोण में एक व्यापक बदलाव आपके प्रयासों से हुआ है। आज से आने वाले 5 दिनों तक माननीय संसद सदस्यों के साथ विषयों पर संवाद होगा, चर्चा होगी, क्योंकि हमारे लोकतंत्र के मंदिर में भी देश के चुने हुए लोग अपने अपने विचारों को, अपने अपने अनुभवों को, अपने क्षेत्र की लोगों। चलिए, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर का दीक्षांत समारोह राज्यपाल कलराज मिश्र संबोधित कर रहे हैं। कृषि की आय अधिक से अधिक बढ़ सकेगी, इसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि उस दिशा में महत्वपूर्ण ढंग से कार्य करेंगे। आज ये दीक्षांत समारोह है। दीक्षांत का अर्थ है शिक्षित, जिसने शिक्षा प्राप्त कर ली है। दीक्षांत विद्यार्थी का एक तरह से नव जीवन है। अर्जित शिक्षा और संस्कारों से विद्यार्थी को भविष्य के लिए नए कार्य की समाज और अपने हित में शुरुआत करनी है। इस अवसर पर मैं उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा आप सभी उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आपने जो शिक्षा विश्वविद्यालय में प्राप्त की है, उसका उपयोग राष्ट्र और समाज के भले के लिए अधिकाधिक कैसे हो, इस पर विचार करते हुए भविष्य की अपनी राह का निर्माण करें। इस दीक्षांत समारोह को सफल बनाने के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और कार्मिकों को भी मेरी बधाई और शुभकामनाएं। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात नेटवर्क 18 की मुहिम की। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।